हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 जो कि है जैव प्रक्रम, इस चैप्टर के एक प्रश्न का उत्तर जानने वाले हैं, जो कि है रक्त क्या है, इसके संगठन का वर्णन कार्य के साथ करें। ये चूंकि एक तरह का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, क्योंकि आपको वर्णन करना है, रक्त के बारे में पहले बताना है और फिर इसके संगठन के बारे में बताना है, और साथ ही साथ रक्त का क्या कार्य है वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो पिछली वीडियो में जिसमें मैंने आपको लसिका के बारे में बताया था कि लसिका क्या है और इसके कार्यों के बारे में, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रक्त के बारे में जानेंगे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ही ये कई बार आया है। ठीक है, वैसे तो लघु उत्तरीय प्रश्न भी आता है जिसमें आपसे सिर्फ ये पूछता है कि रक्त क्या है और इसके संगठन या इसके कार्य के बारे में बताएं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको वर्णन करना है इसके संगठन का। ठीक है, और साथ साथ रक्त का कार्य भी आपको बताना है। यानी एक तरह से हम कहें तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपको एग्जाम में 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर। तो आइए आपको एक एक करके इस प्रश्न के उत्तर को मैं समझाती हूँ कि सबसे पहले हम इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग रक्त क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न का उत्तर मैंने लिख लिया है ताकि हम इजीली आपको समझा पाएँ और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, या रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। आपको याद रखना है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो उच्च बहुकोशिकीय जंतुओं में एक तरल परिवहन माध्यम है। रक्त जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पे कहा है कि तरल परिवहन माध्यम है, जिसके द्वारा शरीर के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों का परिवहन होता है। ठीक है, तो रक्त क्या है ये आपको पता चल गया है। अब इसके आगे मानव रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं। ठीक है, एक होता है द्रव घटक जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, और एक होता है रक्त कोशिकाएं जो कि ठोस भाग होता है, यानी सॉलिड होता है, और ये जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो होता है प्लाज्मा। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके पहले प्लाज्मा को समझेंगे और फिर रक्त कोशिकाएं कितनी होती हैं उन सबको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है लिक्विड फॉर्म में प्लाज्मा, इसको समझते हैं। चलिए, तो ये है प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा होता है ये हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का 55% होता है। यानी कि पूरे रक्त का जो आयतन होता है उसके हिसाब से हम लोग देखें तो रक्त में 55% हमारा प्लाज्मा होता है। ठीक है, और इस 55% प्लाज्मा में आपके 90% जल होते हैं। यानी कि प्लाज्मा 55% है, यानी कि एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ना कि ये जो पूरा प्लाज्मा होता है इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.09% कार्बनिक लवण होता है, और 0.18% ग्लूकोज होता है, एंड 0.5% वसा, और जो अन्य भाग बचा है वो कार्बनिक पदार्थ होता है। तो ये आपको याद रखना है कि प्लाज्मा में कितना परसेंट जल होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। प्रोटीन कितना परसेंट होता है, कार्बनिक लवण कितना परसेंट होता है, ग्लूकोज कितना परसेंट होता है, वसा कितना परसेंट होता है। तो ये परसेंट वाला पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इनमें उपस्थित जो भी प्रोटीन होता है उसको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, जिनमें प्रमुख क्या क्या होता है, फाइब्रिनोजन, प्रोओबीन तथा हिपैरिन। फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को हम सीरम कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर ही देती हूँ। ठीक है, तो आपके पास अगर हाइलाइटर है या पेंसिल है, पेन है, जो भी आपके पास है, स्टूडेंट्स आप इस टॉपिक को पहले तो नोट करते चलिएगा, और अगर आप इस प्रश्न का उत्तर पहले से लिख चुके हैं तो आप ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेंगे।
चलिए, तो यहाँ हमने जान लिया है कि मानव रक्त के पहले घटक जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं उसके बारे में। अब आगे बढ़ेंगे, जो ठोस भाग होता है मानव रक्त का जिसे हम रक्त कोशिकाएं कहते हैं, अब इसको समझते हैं। देखिए, रक्त कोशिकाएं आयतन के हिसाब से रक्त कोशिकाएं कुल रक्त का 45% भाग है। आपने अभी ऊपर देखा कि प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 55%, और ये 45%। तो पूरा रक्त जो हो गया वो हमारा 100% हो गया। तो 100% में 55% प्लाज्मा होता है, 45% रक्त कोशिकाएं होती हैं। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला होता है लाल रक्त कोशिका, दूसरा होता है श्वेत रक्त कोशिका और तीसरा होता है रक्त पट्टिकाणु। अब इन तीनों के बारे में हमें यहाँ पे वर्णन करना है। ठीक है, तो आइए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले हम लाल रक्त कोशिका के बारे में जानेंगे। लाल रक्त कोशिका को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जो उभयनतोदर डिस्क की तरह रचना होती है। इसकी रचना जो होती है उभयनतोदर डिस्क की तरह होती है। अब कह रहा है कि इनमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतर्द्रव्य जालिका जैसे कोशिकांगों का अभाव होता है। यानी इसमें लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही अंतर्द्रव्य जालिका होता है। इनमें एक प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो जो लाल रक्त कोशिका होती है इसमें एक हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण ही हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण ही हमारा रक्त जो है वो लाल दिखाई पड़ता है। इसके एक अणु की क्षमता जो है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की होती है। ठीक है, इसके इस विलक्षण गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि लाल रक्त कोशिका को ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। मनुष्य में इनकी जीवन अवधि 120 दिनों की होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, और मेरे ख्याल से आया भी है कि लाल रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है, तो 120 दिनों की होती है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मानव के प्रति मिलीलीटर रक्त में इनकी संख्या 5 से 5.5 मिलियन तक होती है। तो ये मैंने आपको लाल रक्त कोशिका के बारे में बताया है। आई होप आप लोग समझ गए हैं लाल रक्त कोशिका क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट था हमारा श्वेत रक्त कोशिका। आइए समझते हैं श्वेत रक्त कोशिका के बारे में। श्वेत रक्त कोशिका ये अनियमित आकार की न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं। ठीक है, लाल रक्त कोशिका की रचना किस तरह की होती है ये आपको पता है, लेकिन श्वेत रक्त कोशिका की आकार जो होती है वो अनियमित आकार की होती है। इसमें हीमोग्लोबिन जैसा वर्णक नहीं पाया जाता है, इसी कारण ये रंगहीन होता है और हम लोग इसे श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। अब देखिए, तो लाल रक्त कोशिका का भी एक और नाम था एरिथ्रोसाइट्स, और यहाँ श्वेत रक्त कोशिका का भी एक नाम है ल्यूकोसाइट्स। तो इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, पॉइंट यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। मानव के प्रति मिलीलीटर में इनकी संख्या 5000 से 6000 होती है, जबकि लाल रक्त कोशिका की कितनी होती है, 5 से 5.5 मिलियन तक होती है। ठीक है, संक्रमण की स्थिति में इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। जब हमारे बॉडी में किसी तरह का संक्रमण हो जाता है तो श्वेत रक्त कोशिका की जो संख्या होती है इसमें वृद्धि हो जाता है। श्वेत रक्त कोशिका भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स अपने अभिरंजन गुण के कारण 3 प्रकार की होती है। यानी कि श्वेत रक्त कोशिका 2 प्रकार की होती है, उसमें से भी जो पहला प्रकार है ग्रेनुलोसाइट्स, ये भी हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है आइए बताते हैं। पहला होता है इओसिनोफिल। ठीक है, इओसिनोफिल, दूसरा होता है बसोफिल एंड तीसरा होता है न्यूट्रोफिल। ठीक है, इनकी कोशिका द्रव्य कणिकामय होती है। इओसिनोफिल एवं न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस द्वारा हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करता है। ठीक है, इतना डीपली नहीं जाना है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आपसे अगर कोई पूछे सामने से तो आप उसको बता सके कि आपको इतनी जानकारी है रक्त के बारे में। ठीक है, ये इतना लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप श्वेत रक्त कोशिका कितने प्रकार का होता है वो आप लिख के उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे जो हमारा तीसरा था रक्त कोशिका कितनी तरह की होती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 3 होती हैं, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और रक्त पट्टिका। तो श्वेत रक्त कोशिका 2 प्रकार की होती है, उतना लिख के आप फिर नेक्स्ट पॉइंट जो कि रक्त पट्टिकाणु है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, बस मैंने यहाँ आपको थोड़ा समझाने के लिए ये यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लिख लिया है। ठीक है, आप समझ लीजिए, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है, दूसरा था हमारा
श्वेत रक्त कोशिका दो प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट। अब जानते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोसाइट्स, एक होता है लिम्फोसाइट्स। इनमें उपस्थित केंद्रक में अनेक घुंडियां पाई जाती है। इनमें मोनोसाइट्स का कार्य भक्षण करना एवं लिम्फोसाइट्स का काम एंटीबॉडी का निर्माण करना होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स के बारे में आपको पढ़ना है। लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है? एंटीबॉडी का निर्माण करना होता है, ये याद रखिएगा। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ दे, तो आप इसको क्वेश्चन आपका मिस ना हो, आप उसको ऐसा ना हो कि आप छोड़ दें जानकारी के अभाव में, तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने जो रक्त कोशिका है 3 प्रकार की, उसमें से 2 के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रक्त पट्टिकाणु। तो रक्त पट्टिकाणु जो तीसरा हमारा है, उसके बारे में देख लेते हैं। रक्त पट्टिकाणु क्या है? ये बिंबाणु या ओम्बोसाइट्स भी कहलाते हैं, ठीक है, और ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं का मतलब ये होता है कि आप देखेंगे कि जब किसी को कट छट जाता है कहीं पे, मान लीजिए किसी का ब्लड निकल रहा है, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जब ब्लड लॉस होता है, मतलब आप कितना भी उसको रोकने की कोशिश करें, नहीं रुकता है, यानी कि उसके बॉडी में, जिसके भी बॉडी से खून जो है वो निकल रहा है, थोड़ा सा भी कट जाता है, मान लीजिए कि उंगली वगैरह पे कहीं कट जा रहा है या किसी भी तरह का आपको खरोच लग जाता है, तो ब्लड लॉस होता है, ब्लड निकलता है, ठीक है। तो ब्लड अगर आपके रोकने के बावजूद, हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से दबा देते हैं, या फिर बहुत लोग मुंह में भी रख लेते हैं, या किसी भी तरह से अगर आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं और वो नहीं रुकता है, तो क्या होता है कि उसमें रक्त पट्टिकाणु की कमी होती है, ठीक है। अगर रक्त पट्टिकाणु जितना बॉडी में होना चाहिए अगर उतना होगा, तो बहुत लोगों का आप देखिएगा कि अगर ब्लड जो है वो निकला ना, अगर आप उसे ऐसे इस तरह से रोक देंगे तो तुरंत रुक भी जाता है, ठीक है। बहुत लोग का ऐसा होता है, यानी कि उसके बॉडी में रक्त पट्टिकाणु सीमित मात्रा में है जितना बॉडी में होना चाहिए, और जिसके बॉडी में नहीं होगा उसके शरीर से बहुत देर तक ब्लड जो है वो निकलता जाता है, ठीक है। तो रक्त पट्टिकाणु जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करता है, रक्त को थक्का बनाता है। अगर रक्त थक्का नहीं होगा तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, और अगर रक्त थक्का रहता है तो आपका कितना भी कटा छटा हो, वो फर्स्ट एड मिलने पर या किसी भी तरह से उसको रोकने की कोशिश करने पर वो क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है, ब्लड ज़्यादा नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये होता है रक्त पट्टिकाणु का कार्य हमारी बॉडी में। ये क्यों होना चाहिए हमारी बॉडी में, आई होप आप लोग समझ चुके हैं। यहाँ मैंने आपको रक्त के संगठन के बारे में बता दिया है, अब हमें रक्त के कार्य को बताना है, ठीक है। तो रक्त के संगठन का वर्णन हमने आपको करके बता दिया कि रक्त कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले द्रव और दूसरा ठोस। तो द्रव रूप में हमारा प्लाज्मा होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। फिर ठोस भाग में रक्त कोशिका होती है, जिसमें लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और रक्त पट्टिकाणु होता है। इन तीनों के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। अगर यहाँ तक के टॉपिक में, यहाँ तक सब जो भी मैंने आपको यहाँ तक समझाया है, अगर आपको इसमें कहीं कोई डाउट है तो वो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे से इन टॉपिक्स को समझ चुके हैं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपको रक्त के कार्य के बारे में बताते हैं। चलिए अब जानते हैं रक्त के कार्य के बारे में। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और क्योंकि वह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है, ठीक है। तो वैसे रक्त के 3 प्रमुख कार्य हैं। पहला, पदार्थों का परिवहन, संक्रमण से शरीर की सुरक्षा और शरीर के तापमान का नियंत्रण करना, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य कार्य भी हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन ऐसे ये 3 प्रमुख कार्य हैं। आप इसको एग्जाम में अगर आपको आता है रक्त का कार्य लिखने के लिए, तो आप इन तीनों को लिख सकते हैं, आपका बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और अन्य कार्य मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ताकि आप लोग को ध्यान में रहे। अगर आपसे 3 के अलावा पूछे, ठीक है, मान लीजिए 5 या फिर सिर्फ लिख दे कि रक्त के कार्य के बारे में, तो आप 5-6 लिख सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 3 है, ठीक है। देखिए, अन्य कार्य में सबसे पहला है कि यह फेफड़े से O2 को, यानी ऑक्सीजन को, शरीर के विभिन्न भागों में परिवहन करता है, ठीक है। दूसरा है कि यह शरीर की कोशिकाओं से CO2 को फेफड़े तक लाता है, जो श्वासोच्छ्वास के द्वारा बाहर निकल जाता है, यानी सांस लेने की प्रक्रिया जो है, लेना और छोड़ने। तो श्वासोच्छ्वास क्या है, जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर, तो CO2 जो है वो
हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तीसरा है रक्त का कार्य कि यह पचे भोजन को छोटी आंच से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ठीक है। चौथा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित जो हार्मोन्स होते हैं उनको उपयुक्त अंग तक पहुंचाता है। ठीक। पांचवा है कि यह यकृत से यूरिया को गुर्दे तक पहुंचाता है। ओके। छठा है कि यह शरीर को विभिन्न रोगाणुओं के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है और क्योंकि रक्त के घटक WBC शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं, तो जो हमारा वाइट ब्लड सेल्स है यानी श्वेत रक्त कोशिका है वो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं, जिससे हमारे शरीर को विभिन्न रोगाणुओं के संक्रमण से वो सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। और सातवां पॉइंट है कि रक्त जो है स्तनधारियों एवं पक्षियों के शरीर के तापमान को भी स्थिर बनाए रखता है, यानी कि जो भी स्तनधारी और पक्षी हैं उनके शरीर के टेम्परेचर को भी यह बैलेंस्ड करता है। कौन? तो रक्त। ठीक है, ब्लड जो है वो। और आठवां जो पॉइंट है वो है कि रक्त पट्टिकानु रक्त जमने में सहायक होते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया है थोड़ी देर पहले कि रक्त पट्टिकानु का क्या रोल है। तो रक्त पट्टिकानु अगर हमारे बॉडी में सही मात्रा में रहते हैं तो वो रक्त को जमने में सहायक होते हैं। ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको 8 पॉइंट के थ्रू ये बता दिया है कि रक्त के क्या कार्य हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 कार्य मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको रक्त क्या है, इसके संगठन का वर्णन कार्य के साथ करें ये बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो ये पसंद आया होगा और इस वीडियो में जो भी मैंने आपको पॉइंट नोट करने के लिए कहा है वो आप नोट कर लिए होंगे। और अगर आपके मन में इस प्रश्न से रिलेटेड आज की वीडियो में जो भी टॉपिक जो मैंने आपको बताया रक्त के बारे में, अगर इनमें से किसी भी पॉइंट में किसी भी टॉपिक पर मानव रक्त के घटक के बारे में या कार्य के बारे में, इनमें से अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो वो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए प्रश्न के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।